हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है पादपों एवं जंतुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एनिमल्स, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पादप एवं जंतु यानी कि मानव विभिन्न जनन विधियों पर आधारित है। इसमें मानव के यौन आरंभ लक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। माता पिता द्वारा संतान उत्पत्ति की जैविक क्रिया को प्रजनन कहते हैं। यह जातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। एक, पादपों में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पादपों में प्रजनन अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है। पादपों में अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पादपों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां निम्नलिखित है। एक, वर्धी जनन। इसमें नए पादप उनके अंगों से बनते हैं। ये अंग है जड़, तना, पत्ती, कंद, प्रकंद, जनकंद आदि। वर्धी पादप अंग और उसके उदाहरण, पहला है तना, तो उसमें आएगा गुलाब, गन्ना, कैक्टस। दूसरा तन्ना, तो उसमें जैस्मिन। फिर पत्तियाँ, तो पत्तियाँ जो है उसके उदाहरण स्वरूप आएंगे ब्रायोफिल्मल। फलियाँ, कलियाँ, तो आदू और अदरक। जड़, तो शकरकंद और डहलिया। तो ये जो सारे हैं ये उसके उदाहरण दिए गए हैं, जो आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। 2, मुकुलन यानी बर्डिंग। जनन पादप कोशिका छोटा सा आभार उत्पन्न करती है जो नए जीवधारी को जन्म देता है, जैसे ईस्ट। 3, खंडन फ्रेगमेंशन। इसमें पादप शरीर का एक खंड पूर्ण जीवधारी का निर्माण करता है, जैसे कुछ शैवाल, स्पाइरोगाइरा। 4, जीवाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन। कुछ पादप जो होते हैं वो जीवाणुओं का निर्माण करते हैं, जिनके द्वारा नए जीवों का जन्म होता है। अनुकूल परिस्थितियों में ये जीवाणु अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, जैसे कि शकरकंद आदि जो है वो जो है बीजाणु अंकुरित करते हैं और नए जीव का निर्माण होता है। मुकुलन यानी बर्डिंग या तो खंडन और बीजाणु निर्माण। तो ये तीनों जो है ये है, यहाँ नीचे आकृतियाँ दी गई हैं। पहली आकृति जो है वो हाइड्रा की है, तो इसमें आएगा बर्डिंग। हाइड्रा जो है फ्रेग्रेंसेंस, तो हाइड्रा जो है 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 स्टेपों से आगे बढ़ के बर्डिंग होता है, यानी कि बीजाणु निर्माण होता है। स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, तो ये जो लास्ट वाली ड्रॉ है वो हाइड्रा जो है वो हाइड्रा आगे बीजांकुरण करके नए कोष का निर्माण दी गई है। पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पादपों में पुष्पक उसका लैंगिक जनन अंग होता है। पुंमणु नर जनन अंग होता है, जो पुनंतु एवं परागकोश से मिलकर बने होते हैं। परागकोश में परागगण नर युग्मन या कोशिका होती है। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसमें वर्तिका, वर्तिकाग्र एवं अंडाशय सम्मिलित होते हैं। इन संपूर्ण संरचना को जायांग भी कहते हैं। पुष्पों के प्रकार,
नर एवं मादा जनन अंगों की उपस्थिति में आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक लिंगी पुष्प अनसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा जो है द्विलिंगी पुष्प। तो पहले देखेंगे एक लिंगी पुष्प। वो पुष्प जिनमें केवल एक नर या मादा अंग पाया जाता है, उदाहरण स्वरूप पपीता, तरबूज, खीरा आदि। दूसरा जो है द्विलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे पुष्प जिनमें नर एवं मादा दोनों अंग उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कि गुलाब, सरसों, गुड़हल आदि। पुष्प, यहाँ आपको जो है अभिकस का पुष्प दिया है वो आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ जो है परागरज जो है वो योजी के रूप में दी गई है और अंडाशय नीचे की तरफ दिखाया गया है, तो आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। परागण, पोलिनेशन। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। यह प्रक्रिया कई साधनों के द्वारा संभव होती है, जैसे वायु, जल, कीट, चमगादड़, मानव, पशु आदि। पादपों में परागण निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। उसमें देखेंगे जब एक पुष्प में उसका परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचकर उसे परागित करता है तो उसे स्वपरागत कहते हैं, यानी एक ही पुष्प का इस्तेमाल होता है। दूसरा आएगा परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। जब परागण उसी जाति के दो पौधे के मध्य या दूसरी जाति के पौधों के पुष्पों के मध्य होता है तो उसे परपरागण कहते हैं। यह परागण कुछ साधनों जैसे कीट, वायु, जल, जंतुओं, पक्षियों आदि के द्वारा संभवित होता है। परागण, पोलिनेशन। टाइप ऑफ पोलिनेशन, तो पोलिनेशन के हम टाइप देखेंगे। स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन एंड परपरागण यानी क्रॉस पोलिनेशन। जो सेल्फ पोलिनेशन है वो एक ही पुष्प में अंदर होता है और परपरागण में अलग अलग होता है, यानी नर और मादा दोनों होते हैं। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। नर एवं मादा जनन इकाइयों युग्मकों के संयोजन अथवा संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। पुष्पीय पादपों में यह प्रक्रिया परागकणों की से निर्मित कर नर युग्म तथा बीजांड में स्थित अंड कोशिका के संयोजन द्वारा होती है तथा युग्मनज बनता है। जंतुओं में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जंतुओं में नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। एक, मानव में नर जनन अंग एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी शुक्राणु, वाहिका एवं एक शिश्न होता है। दो, मादा जनन अंग अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय एवं अंडाशय में मादा युग्मन अंडाणुओं निर्माण होता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु तथा अंडाणुओं के संलयन से युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के प्रकार यानी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन के दो प्रकार होते हैं। एक, बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दो, आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट देखेंगे बाह्य निषेचन। जब निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है तो वह बाह्य निषेचन कहलाता है। यह सदैव जलीय माध्यम में होता है, जैसे मेढक, मछली आदि। दो, आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यह मादा शरीर के अंदर होता है। यह भी जलीय माध्यम में होता है, परंतु मादा की जनन
वाहिनियों के अंदर होता है। मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, परंतु इनके बच्चे का विकास इनके शरीर के बाहर अंडों में होता है। तो ये जो है ये मादा और मुर्गी दो में डिफरेंट है, तो आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। मानव, गाय आदि में आंतरिक निषेचन एवं भ्रूणीय परिवर्धन मादा शरीर के अंदर ही होता है। यानी कि मानव, गाय आदि जो है ये आंतरिक निषेचन है। मुर्गी जो है वो आंतरिक निषेचन ही है, आंतरिक निषेचन ही करती है, लेकिन उसके बच्चे जो होते हैं वो मुर्गी अंडे देने के बाद उसको सेव करती है, यानी कि वो गर्मी देती है और फिर उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं। भ्रूण का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्री। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे गर्भ कहते हैं। यानी कि जो शारीरिक भागों की पहचान होती है उसे क्या बोलते हैं? गर्भ। तो गर्भ की जो डेफिनेशन है वो आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। उन्होंने एक भेड़ का क्लोन तैयार किया जिसका नाम डॉली रखा। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 में हुआ था और यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। यानी कि सबसे पहला क्लोन किसका किया गया था? तो डॉली का। उसका जन्म कब हुआ था या तो कब पहला क्लोन किया गया था? तो दोनों प्रश्न के आंसर एक ही आएगा, 5 जुलाई 1996, 96। भ्रूण का परिवर्तन, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ जो है वो डेवलपमेंट कैसे होता है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से सैकड़ों, लाखों और फिर एक बच्चा जन्म लेता है। तो ये आपको आकृति में दिया गया है। भ्रूण का परिवर्धन, अभी ये जो है बहुत सारे जर्मिनल उसमें से बनेंगे एम्ब्रोनिक और उसमें से फेटल, यानी कि फलद्रुप बच्चा जन्म लेगा। 9 वीक बर्थ होता है उसका। ओविपेरस एवं विविपेरस जंतु, जरायुज एवं अंडभ्रजक जंतु, अंडे देने वाले एवं पशु को जन्म देने वाले जंतु जिसमें मादाएं शिशु को जन्म देती हैं उसे विविपेरस कहते हैं, जैसे कि मानव, गाय आदि। यानी कि जिसको कान होंगे वो बच्चे को जन्म देंगे और जिसको कान नहीं है यानी कि मिंडा है, यानी सिर्फ होल है, तो वो अंडा रखेगा। वो जंतु जो अंडों की हैचिंग से इस संसार में आते हैं तथा उसके बाद वृद्धि करते हैं वो भी ओविपेरस कहलाते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा, यह हैचिंग के बाद बड़ा होकर वयस्क बनता है। कुछ जीवों के जीवन चक्र के आरंभ में ही ये वयस्क जंतु से भिन्न दिखते हैं। जैसे कुछ जंतुओं के लार्वा से वयस्क तक बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहते हैं, जैसे कि मेढक, रेशम कीड़ा, तितली आदि। तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि कायांतरण कौन कौन से एनिमल्स करते हैं, तो आंसर आएगा मेढक, रेशम कीड़ा, तितली आदि बहुत सारे आएंगे। परखनली शिशु, ऐसी स्थिति जिसमें चिकित्सक अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उच्च माध्यम पर कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन भी करते हैं। निषेचन के उपरांत युग्मनज को 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है
और इस तकनीकी द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यानी कि परखनली शिशु जो होते हैं वो कुछ घंटे तक कृत्रिम निषेचन में रहते हैं और फिर शरीर के बाहर आ जाते हैं और फिर उसको योग्य माता के, उसके अनुकूल माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। डोली क्लोन किसी समरूप कोशिका अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। क्लोनिंग तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग है, यानी कि विल्मट और इनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोनलिन इंस्टीट्यूट में किया गया था। तो आपको पूछा जाए कि डोली का क्लोन कहाँ पे किया गया था, तो डोलिन का क्लोन जो है ये स्कॉटलैंड के रोनलिन इंस्टीट्यूट में किया गया था। तो यहाँ जो है डोली की क्लोन बताई गई है, जो आप देख लीजिएगा। किशोरावस्था का आरंभ, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म आएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। या फिर ऐसा पूछा जाए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, या WHO को हिंदी में क्या कहते हैं, या क्या है वो, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव में यौन आरंभ का समय 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक बताया गया है। चूँकि 13 से 19 वर्ष तक मुख्य समय होता है, इसलिए इस समय को किशोर आयु भी कहते हैं। यौन आरंभ में मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसके अंतर्गत नर एवं मादा में उनके हार्मोन नियंत्रित जननांगों का विकास होना आरंभ होता है। किशोरावस्था के अंत तक लड़कों एवं लड़कियों में जननांग पूर्णतया विकसित एवं परिपक्व हो जाते हैं। इस प्रकार के विकास के लक्षण निम्न प्रकार के होते हैं। लड़कों में पेशीय विकास के साथ साथ उनके कंधे एवं सीना चौड़ा हो जाता है। लड़कियों में स्तन विकास, श्रेणी का विकास एवं मासिक धर्म आरंभ हो जाता है। किशोरावस्था का आरंभ, किशोरावस्था का आरंभ जो होता है वो 11 साल की उम्र से शुरुआत हो जाता है। यौनारंभ में हार्मोनल नियंत्रण, हार्मोनल कंट्रोल इन एडोल्सेंस। लड़कों में नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा लड़कियों में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन यौवनावस्था में एवं बाद में जनन प्रक्रिया पर नियंत्रित करते हैं। यानी कि जनन प्रक्रिया पर नियंत्रित करने वाले नर में कौन से हार्मोन होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन, और मादा यानी लड़कियां या तो स्त्रियां उसमें एस्ट्रोजन, जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को। कायांतरण में हार्मोन की भूमिका, रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेटामॉर्फोसिस ऑन इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। गुडरमैच 1912 ने हार्मोन थायरोक्सिन का प्रभाव सबसे पहले टेडपोल पर देखा था। इस हार्मोन के प्रभाव में टेडपोल से वयस्क मेढक बनता है। इस प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। कीटों को में ये कायांतरण कीट हार्मोन के द्वारा बनता है। सबसे पहले टेडपोल पर देखा गया था। इस हार्मोन के प्रभाव से टेडपोल वयस्क मेढक में बन जाता है। तो यहाँ जो है उसकी कायांतरण दिखाई गई है कि जो फ्रॉग होता है वो छोटे छोटे अंडाणु निकालता है, उसमें से टेडपोल बनते हैं, उसमें से फ्रॉगलेट बनते हैं और फ्रॉगलेट में से एडल्ट फ्रॉग बन जाता है।
तो ये जो पूरी कायांतरण है वो 4 हिस्सों में बांटी गई है, जिसे आप आकृति से या तो चित्र से ज्ञात कर लीजिएगा। ये जो है मोस्ट आईएमपी है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। अभ्यास प्रश्न। यहाँ हमारी थियरी कंप्लीट होती है। अब हम थियरी के अनुसंधान कुछ अभ्यास प्रश्न का अभ्यास करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न 1, प्रजनन है ए संतति उत्पन्न करने की जैविक क्रिया, बी संतति उत्पन्न करने की अजैविक क्रिया, सी वयस्क उत्पन्न करने की जैविक क्रिया, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आएगा प्रजनन ये संतति उत्पन्न करने की एक जैविक क्रिया है, यानी कि आंसर आएगा ए। 2, अलैंगिक जनन सामान्यतया मिलता है ए एक कोषीय जीवों में, बी सरल संचारण वाले पादपों में, सी उपरोक्त सभी में, सी सरल संचार वाले जंतुओं में। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में। 3 नंबर, निम्न में से किस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक होता है? ए लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा कि जनन केवल एक ही जनक होता है, तो एक ही होगा, तो ऐसा होगा अलैंगिक जनन, यानी आंसर आएगा बी। 4 नंबर, अलैंगिक जनन से उत्पन्न बिल्कुल 1 से 2 जीव बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ए कलिया, बी मेटिंग, सी क्लोनिंग, या डी हैचिंग। तो 1 से 2 या 1 से ज़्यादा जीव जो उत्पन्न होते हैं उसको बोलेंगे क्लोनिंग। तो आंसर आएगा सी क्लोनिंग। 5 नंबर, प्याज में वर्धी जनन होता है ए कंद द्वारा, बी बल्ब द्वारा, सी बीज द्वारा, या डी प्रकंद द्वारा। तो आंसर आएगा बल्ब द्वारा। प्याज जो होता है उसमें एक बल्ब होता है और बल्ब द्वारा उसमें वर्धी जनन होता है, यानी आंसर आएगा बी। 6 नंबर, आलू के ऊपर उपस्थित आंखें होती हैं ए पुष्पकलिका, बी प्ररोकलिका, सी वर्षी संरचनाएं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आलू के ऊपर जो आंखें होती हैं, उपस्थित आंखें होती हैं, वो वर्धी संरचना होती हैं, यानी कि आंसर आएगा सी वर्धी संरचना। यहाँ वर्धी लिख देना आप। 7 नंबर, दाब लगाना जाता है प्रकार का वर्धी प्रजनन पाया है। तो दाब लगाना इस प्रकार का प्रजनन किस में पाया जाता है? ए जैस्मिन में, गुलाब में, अमरूद में, या कोई नहीं। तो दाब लगाना ये जो प्रजनन है वो जैस्मिन में पाया जाता है, वर्धी प्रजनन जैस्मिन। आंसर आएगा ए। 8 नंबर, वर्धी प्रजनन पादप के किस अंग में पाया जाता है? ए प्रकंद, बी कंद, सी ट्यूबर, या डी इनमें से सभी। तो वर्धी प्रजनन जो है वो प्रकंद, कंद और ट्यूबर सभी में पाया जाता है, तो आंसर आएगा डी सभी में। 9 नंबर, ब्रायोफिल्म में प्रजनन होता है ए पत्तियों पर उपस्थित कलिकाओं द्वारा, बी तने पर उपस्थित कलिकाओं द्वारा, सी जड़ द्वारा, या डी पुष्प द्वारा। तो इनमें से फिल्म में प्रजनन कैसे होता है? तो आंसर आएगा पत्तियों पर उपस्थित कलिकाओं द्वारा। तो आंसर आएगा ए। 10 नंबर, हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है?
ए मुकुलन, बी पुनरुद्भवन भवन, सी विखंडन, या डी ए और बी दोनों। तो जो हाइड्रा होती है उसमें मुकुलन प्रजनन होता है, यानी कि मुकुलन अलैंगिक जनन होता है। तो आंसर आएगा ए। 11 नंबर, निम्न में से कौन पादप का प्रमुख जनन अंग है? ए पत्तियां, बी पुष्प, सी तना, या डी जड़। तो इनमें से पादप का प्रमुख अंग जो है वो है पुष्प। तो आंसर आएगा बी पुष्प। 12 नंबर, परागकण मिलते हैं ए स्त्रीकेसर में, बी वर्तिग्राकार में, सी परागकोश में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा परागकोश में। पराग जो कण जो होते हैं वो परागकोश में मिलते हैं। तो आंसर आएगा सी परागकोश। 13 नंबर, नर युग्मकों का के दूसरे नाम क्या है? नर युग्मक जो है उसका दूसरा नाम क्या है? ए एंथेरोजाइड, बी स्पर्म, डी अंडाणु, या डी ए और बी दोनों। तो आंसर आएगा डी ए और बी दोनों। यहाँ ए ले लेना, ए एंड बी दोनों। 14 नंबर, मादा युग्मक का दूसरा नाम क्या है? ए अंडाणु, बी अंडकोशिका, सी ए और बी दोनों, या डी एंथेरोजाइड। तो आंसर आएगा मादा युग्मन का दूसरा नाम अंडाणु भी कहते हैं, अंडकोश भी कहते हैं। तो आंसर आएगा सी ए और बी दोनों। 15 नंबर, किसी पादप में जनन अंग है? ए वर्तिका, बी वतिकाग्र, सी अंडाशय, या डी सभी में। तो पादप जनन अंग जो होते हैं वो वर्तिका में होते हैं, वतिकाग्र में होते हैं, अंडाशय में होते हैं, तीनों में होते हैं, यानी आंसर आएगा ये सभी। 16 नंबर, परागकण है? ए प्रजनन संरचनाएं, बी जीवाणु मातृ कोशिका, सी नर युग्मक कोशिका, डी मादा जनन संरचनाएं। तो इनमें से परागकण क्या है? तो परागकण जो है वो है नर युग्मक कोशिका, यानी आंसर आएगा सी नर युग्मक कोशिका है। 17 नंबर, मानव में लैंगिक जनन की क्रिया का सही क्रम क्या है? ए युग्मक जनन, निषेचन, युग्मनज, निर्माण भ्रूण। दूसरा भ्रूण, युग्मनज निर्माण, निषेचन, युग्मज जनन। सी निषेचन, युग्मज जनन, भ्रूण, युग्मज निर्माण, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव में लैंगिक जनन का योग्य क्रम है, सही क्रम है ए। पहले युग्मक का जनन होता है, फिर निषेचन होता है, फिर युग्मनज और युग्मनज निर्माण और भ्रूण। तो आंसर आएगा ए। 18 नंबर, निम्न प्राणियों की सूची में से जो सम्मिलित नहीं वह बताइए। मानव, गाय, कुत्ता, मुर्गी। इसका कारण? ए इनमें से आंतरिक निषेचन होता है, बी ये अंडे देने वाले जंतु है, सी ये बच्चे देने वाले जंतु है, या डी इसमें बाह्य निषेचन होता है। तो इनमें से जो है सम्मिलित नहीं होता वो क्या है? तो सही आंसर जो आएगा ये अंडे देने वाले जंतु है। अठारह नंबर जो है वो निम्न में से किसमें नहीं आता? तो आंसर आएगा ये अंडे देने वाले जंतु है, ये सम्मिलित नहीं होता। तो आंसर आएगा बी। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा भाग नए जनन तंत्र का नहीं है? ए वृषण, बी अंडवाहिनिका, सी शुक्रवाहिका, या डी अधिभूषण।
तो जनन तंत्र का नहीं है। कौन सा भाग है जो जनन तंत्र में इस्तेमाल नहीं होता? तो अंडवाहिनिका। अंडवाहिनिका जो है वो स्त्री जनन में होती है, यानी कि नर जनन नहीं है। तो आंसर आएगा बी। तो आप यहाँ अच्छी तरह से ज्ञात कीजिएगा कि नहीं है यही है या नहीं, ये बहुत ज्ञात करके आंसर दीजिएगा। 20 नंबर, निम्नलिखित में किसे पादप के प्रकंद के द्वारा जनन होता है? ए अदरक, बी हल्दी, सी फॉन या डी ये सभी? तो आंसर आएगा ये सभी। प्रकंद के द्वारा जनन होगा वो अदरक, हल्दी और फॉन दो तीनों में आता है, यानी आंसर आएगा ये सभी। 21 नंबर, निषेचन के पश्चात जो संरचना बनती है वह है? ए भ्रूण, बी अंडाणु, सी फीटस, डी युग्मनज। तो आंसर आएगा युग्मनज, डी। 22 नंबर, अंडे देने वाला स्तनधारी है? ए प्लेटिपस, बी एकिडना, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो अंडे देने वाला स्तनधारी जो है उसका नाम है प्लेटिपस, यानी आंसर आएगा ए प्लेटिपस। 23 नंबर, यह धारणा कि मानव में माता ही बच्चे के लिंग के लिए जिम्मेदार है, ये गलत है, क्योंकि बच्चे में आता है। क्या आता है? तो ए लिंगी गुणसूत्र माता से आता है, शरीर माता के शरीर में पनपता है। सी लिंग रंगसूत्र एक माता से तथा एक पिता से प्राप्त होता है, या डी लिंग गुणसूत्र सी पिता से प्राप्त होता है। तो इनमें से आंसर आएगा कि लिंग गुणसूत्र जो है एक माता से और एक पिता से आता है, यानी कि माता ही जिम्मेदार है, ये गलत है। तो आंसर आएगा सी। 24 नंबर, किस अंतःस्रावी ग्रंथि की कार्य की असंतुलित होने पर मानव अति लंबा या अति छोटा हो जाता है? ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी एड्रिनल या डी अंगन्यशा? तो आंसर आएगा कि ज़्यादा लंबा या ज़्यादा छोटा असंतुलित होता है, तो इसमें आंसर आएगा थायराइड, ए। उसके बाद 25, निम्न में से नर हार्मोन है? ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी टेस्टोस्टेरोन या डी ये सभी? तो नर हार्मोन जो है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अगर मादा हार्मोन पूछे तो आएगा एस्ट्रोजन। तो इसे आप अच्छी तरह से ज्ञात रखिएगा। 26 नंबर, निम्न में से सब गर्भधारण की क्रमिक अवस्थाएं कौन सी हैं? ए अंडाणु का निषेचन, बी अंडाणु का परिपक्वन, सी अंडाणु का निकलना या डी भ्रूण का गर्भाशय में संयलित होना? इनमें से सही क्रमिक अवस्थाएं कौन सी है? ए, बी, सी और डी? तो यहाँ जो है सबसे पहले आएगा अंडाणु का परिपक्व होना, यानी दो वाले हैं बी और डी। अब अंडाणु का परिपक्व हो गया यानी 2 आया। अब आगे देखेंगे अंडाणु परिपक्व होने के बाद क्या होगा, तो वो अंडाणु का निकल जाता है, अंडाणु निकलता है, यानी आएगा 2 के बाद 3। फिर निकल गया, फिर क्या होगा, तो निषेचन होगा, तो आएगा 1। और लास्ट में भ्रूण के साथ गर्भाशय से भ्रूण बनता है, तो आएगा 4। यानी यहाँ हमारा सही क्रम जो है वो आएगा डी। तो इस तरह से आप कोई भी क्रम करेंगे, इस तरह से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद 27, किशोरों में मुहासे एवं एक्ने निम्न में से किस ग्रंथियों के अंतःस्राव के कारण होते हैं?
आपको इस उम्र में बहुत सारे मुहासे होते हैं, एक्ने यानी कि पिंपल होते हैं, तो ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके कारण आपको मुंह का पूरे का पूरा भर जाता है? तो चलिए आगे देखते हैं। ए एड्रिनल ग्रंथि, बी सीवेसियस ग्रंथि, 3 थायराइड ग्रंथि या 4 प्रस्वेद ग्रंथि। तो इनमें से जो है वो आंसर आएगा, वैसे देखें तो मुहासे के लिए प्रस्वेद ग्रंथि होती है, लेकिन अकेली प्रस्वेद ग्रंथि नहीं होती। उसके साथ साथ जो होता है वो होता है सीबेसियस ग्रंथि, यानी कि 2 और 4। तो देखते हैं 2 और 4 के आंसर कौन से हैं। तो ऑप्शन है डी। तो सही ऑप्शन आएगा आंसर डी। 28 नंबर, यौनावस्था के समय किशोरों के शरीर में नाटकीय परिवर्तन होते हैं, ऐसा किस हार्मोन के स्राव होने के कारण होता है? ए थायराइड, बी एस्ट्रोजन, सी एड्रिनल या डी टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो है 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर से आपको प्रश्न ज्ञात करवाती कि यौन अवस्था के समय किशोर के शरीर में नाटकीय परिवर्तन होता है, तो कैसा है, कौन सा ऐसा हार्मोन स्राव होता है जिससे होता है? तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, यानी 2 और 4। एस्ट्रोजन मादा में और टेस्टोस्टेरोन नर में। तो चलिए 2 और 4 आते हैं, ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं। तो आंसर आएगा डी। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो फ्रेंड्स, अगर आप तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।